नमस्ते गाइस, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो आज के द हिंदू न्यूज एनालिसिस की बात करते हैं। देखते हैं आज के न्यूज़ पेपर में क्या इंपॉर्टेंस है, यूपीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं न्यूज़ पेपर में, वो देखते हैं। हालांकि आज के न्यूज़ पेपर में उतने कुछ खास आर्टिकल्स आए नहीं है, तो उसमें मतलब ज़्यादा समय का वीडियो रहेगा नहीं, ये मोस्टली 10 या 15 या 20 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट आता है ये वाला। फर्स्ट, द इलेक्शन कमीशन हेल्प इलेक्शन कमीशन ब्रिंग बैक बिहार वोटर्स लेफ्ट आउट ऑफ रोल। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टीज को कहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज बिहार में है ना, जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट के लिए ये लड़ रहे हैं, ठीक है, वो उनके, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला है। अब तो इसके बारे में यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। द कोर्ट ऑर्डर दैट द वॉज पार्किंग अप टू द रॉन्ग ट्री, ये एक एडिटोरियल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चाइना कॉल्स फॉर द रीजनल कोऑपरेशन अहेड ऑफ एससीओ समिट, जो एससीओ समिट अपना तियानजिन में होने वाला है, तियानजिन में होने, चाइना में होने वाला है, जिसकी इस बार का प्रेसिडेंटशिप ये चाइना के पास है, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अ प्रोडक्टिव विजिट, जो अपना यांगी अभी आए हैं, इंडिया में आए थे, अभी तो चले टुडे विजिट के लिए आया था, जो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है वो आया था, तो प्रोडक्टिव मीटिंग हुआ है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। UN declared famine in the Gaza, blames Israel for systematic aid. गाजा में इसराइल की वजह से गाजा में क्या क्या प्रॉब्लम थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया चाइना ट्रेड थ्रू लिपुलेख अनएक्सेप्टेबल, ये बोल रहा है नेपाल, बोल रहा है नेपाल, क्योंकि नेपाल ने अपना जो नया जो मैप लॉन्च किया था, जिसमें उसने लिपुलेख लिपियाधुरा को अपने अंदर बताया था, मतलब ऐसा इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ नेपाल ऐसा बताया था, तो उसी के लिए वो थोड़ा ऑब्जेक्शन जता रहा है, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं। हेल्प इलेक्शन कमीशन ब्रिंग बैक बिहार वोटर्स लेफ्ट आउट ऑफ द रोल, सुप्रीम कोर्ट टू पार्टीज। देखिए, जो भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है ना बिहार में, ताकि जो वोटर्स हैं, जो लोग बाहर हो चुके हैं या फिर जो एलिजिबिलिटी नहीं थे उनके, तो एसआईआर में क्या हुआ, और जो माइग्रेंट हो चुके हैं, जो परमानेंटली कहीं और माइग्रेंट हो चुके हैं, तो जो फेक वोटर्स है या फिर जो वोटर्स कहीं और चले जा चुके लेकिन फिर भी वोटर लिस्ट में उनका नाम है, तो उन सबको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंदर उनको हटाने की बात की गई है। तो उसी में सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं पार्टी को कि आप देखिए, आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी में फाइट कर रहे हो, तो आप वहां पे देखो कि कौन से वोटर्स वगैरह ये हुए हैं, तो ये आप देखो, और जो वोटर्स है उनका राइट है, ये वोट देना उनका राइट है, उन्हें उनका हक दिलाओ, और आप ऐसा पॉलिटिकल पार्टी ग्राउंड लेवल पे जाके काम करो। ठीक है, तो देखिए अब इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में मेंशन है। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि इसका कौन मेंबर होगा, कितने मेंबर्स होंगे इसे। हालांकि फर्स्ट टाइम तो 1952 में आया था, 1952 में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आया था, उस टाइम पे 1 मेंबर बॉडी था, इसमें सिर्फ एक ही मेंबर था, जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और तो फिर 1989 में देखिए, 1989 में जब 61st अमेंडमेंट एक्ट आया, 61st अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें वोटिंग एज जो है 21 से करके 18 कर दिया, 21 से 18, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें 21 से 18 कर दिया। वहां पे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उसका जो वर्क है उसको ज्यादा ये ओवरलोड हो गया, वर्क ओवरलोड हो गया, तो उसी समय प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है उसको 1 मेंबर से 3 मेंबर बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। तो उसमें एक आता है अपना चीफ इलेक्शन कमीशन, और जो नीचे है इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो 3 मेंबर बॉडी है। हालांकि 1989 के बाद जब ये वाला जो वर्क ओवरलोड कम हुआ, तब ये फिर से 1 मेंबर बॉडी बन गया था फिर से, लेकिन फिर से 1993 में इसको फिर से 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया। ओके, अब इसमें देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होता है, किसी भी चीज को परफॉर्म करने में, कहीं पे ड्यूटी परफॉर्म करने में, ये इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस ये डील करते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो होता है ना, ये मोस्टली ये इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। हालांकि देखिए, इसका जो भी अपॉइंटमेंट है या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर पक्ष अगर बात करते हैं, तो इनका जो टेन्योर होता है वो 65 ईयर्स तक रहता है, 65 ईयर्स के एज तक इनके टेन्योर्स रहता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहता है। ये दे कैन नॉट बी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है इनका, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है इनका, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, जो हायर पोस्ट में, सेम एज कैग का भी
रीअपॉइंटमेंट नहीं होता हायर ऑफिशियल पोस्ट में, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रहता है उसका हायर पोस्ट में रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। ये हो गया। अभी इलेक्शन कमीशन का वर्क क्या होता है? अभी इलेक्शन कमीशन का वर्क यही होता है कि इलेक्शन कमीशन जो भी रहता है अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें जो बाउंड्री रहता है, बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसको डिटरमाइन करना, बाउंड्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब दूसरा इसका काम रहता है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इसको लागू करवाना रहता है। जो भी इलेक्शन में अगर फ्रॉड वगैरह रहता है उसमें देखता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ऐसा जज काम करता है, अगर पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी सिंबल को लेके अगर ये झगड़ा चल रहा है तो उसमें ऐसा जज काम करता है, ऐसा कोर्ट काम करता है। सिंबल के लिए अगर फाइटिंग कर रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टीज तो उसमें ये काम करता है, ठीक है। अब देखिए ये अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन बात करते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन जो कि हालांकि ये यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन सेट अप इन इंडिया। तो बेसिकली 4 बार सेटअप किया गया है, ठीक है। 1952, 1963, 1973, 2002। ये 4 बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, मतलब ये डिलिमिटेशन कमीशन ये हुआ है 4 टाइम्स। तो ये हमने बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। अब ये वाला, वी आर सरप्राइज्ड बाय द पार्टीज आर नॉट डूइंग एनीथिंग। देखिए यहाँ पे वही जो अपने जस्टिस सूर्यकांत इन्होंने बोला कि पार्टीज को ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना चाहिए और जो भी वोटर्स जो कि बेरेफ्ट हो गया अपने राइट से कि ये वोट देने के हक से जिनको ये किया गया है एसआईआर के लिए, मतलब बाय मिस्टेकली भी अगर हो गए तो ये लोकल पॉलिटिकल पार्टी से काम है कि उनको लेके आए वोटिंग के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। अ प्रोडक्टिव विजिट इंडिया एंड चाइना सीम रेडी टू पुट बिहाइंड मेमोरी ऑफ गैलवन क्लैश। तो देखिए गैलवन क्लैश हुआ था 2020 में, ठीक है, जहाँ पे इंडिया का जो इंडियन मेंबर्स थे, जो अपने आर्मी ऑफिशियल और चाइनीज आर्मी ऑफिशियल, उनके बीच में क्लैश हो गया था, मुठभेड़ हो गया था, ठीक है। उसके बावजूद ये बोल रहे हैं कि चलिए हमें एक प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। अब चाइना, देखिए चाइना यहाँ पे अभी इंडिया से इतना दोस्ती वाला क्यों कर रहा है? देखिए अभी आपने देखा होगा ट्रंप ने इंडिया के ऊपर इतना टैरिफ लगा रहा है, मतलब एंटी इंडिया अप्रोच ले रहा है ट्रंप। तो अभी यही चाइना अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि कैसे ट्रंप, चाइना के लिए मेन जो विलन है, जो दुश्मन है, वो हम नहीं है, मतलब इंडियंस नहीं है, अमेरिकन है। क्योंकि अमेरिकन का जो जीडीपी है वो $27 ट्रिलियन है, 27, चाइना का 17 है, और चाइना को नंबर 1 बनना है। तो अगर चाइना को नंबर 1 बनना है तो इंडिया हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब को सपोर्ट करेगा, तो ये उन सब की मदद से अपने आप को डेवलप करेगा। इसीलिए अगर आप इस आर्टिकल में देखोगे तो चाइना ने इंडिया के लिए, हालांकि यहाँ पे इंडिया के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज खुली है, तो यहाँ पे देखिए जो मशीनरी गुड्स हो गया, मतलब जिसमें चाइना ने 2020 में बैन किया था एक्सपोर्टिंग के लिए, अपना रेयर मिनरल्स हो गया, रेयर मिनरल्स जिसमें अपना गैलियम आ जाता है, गैलियम, जर्मेनियम, जो कि चाइना ने बैन किया था, ठीक है। चाइना ने बैन किया था कि इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वर्ल्ड में किसी को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वही भी चाइना इंडिया के लिए ओपन कर रहा है। और जो अपना बोरिंग मशीनरी हो गया, बोरिंग मशीनरी जो भी हो गया वो सभी ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये थोड़ा ये है, तो देखिए गाइडलाइन प्रिंसिपल चाइना डिमांड फॉर स्क्रूटिनी, फर्टिलाइजर हो गया, रेयर अर्थ प्रोडक्ट हो गया, बोरिंग मशीनरी हो गया, ये सब चाइना ओपन कर रहे हैं इंडिया के लिए। तो ठीक है, यही वाला, ये तो बोल रहे हैं कि जो अपने जयशंकर बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्टिव विजिट था ये यांगी का, ताकि इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो और ये नजदीक हो सके और दोनों म्यूचुअल ग्रोथ के लिए काम कर सके। ठीक है, ये हो गया अपना। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, इंडिया चाइना ट्रेड थ्रू द लिपू लेक अनएक्सेप्टेबल। देखिए अभी रिसेंटली नहीं, 2022 में नेपाल ने अपना खुद का ये मैप लॉन्च किया था। ठीक है, नेपाल मैप नेपाल ने लॉन्च किया था, जहां पे ये देखिए ये जो एरिया है ये है तो इंडियन टेरिटरी, लेकिन जो नेपाल है, नेपाल बोल रहा है कि ये हमारा टेरिटरी है। ये देखिए काला पानी हो गया, लिपू लेक हो गया, लिपियाधुरा हो गया, ये इसको नेपाल बोल रहा है हमारा, और बोल रहा है कि यहाँ से देखिए यहाँ पे मानसरोवर लेक है,
मानसरोवर लेक है, ठीक है। यहीं पे मतलब तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं जो इंडियंस होते हैं, जो अपने भोले बाबा के भक्त वगैरह जाते हैं, यहाँ पे अपने तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका आर्टिकल है, नेपाल प्राइम मिनिस्टर ये इसको अपोज कर रहे हैं, लिपू लेक, ये काला पानी लिपू लेक लिम्पियड हो रहा है यहाँ पे। और नेपाल डायलॉग में प्राइम मिनिस्टर शर्मा ओली पार्टी मार्क्सिस्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया कि यहाँ से ये देखिए उत्तराखंड से यहाँ तक मानसरोवर के लिए जो भी यहाँ पे बोल रहे चाइना ने ट्रेड थ्रू लिपू लेक, पता यहाँ से ट्रेड बोल रहे कि नहीं, यहाँ से ट्रेड नहीं करने के लिए हमारा है, जबकि नेपाल को भी पता है कि इंडियन टेरिटरी है, फिर भी वो इसको क्लेम कर रहा है। तो इसी बीच में इंडिया और नेपाल में थोड़ा क्लैश चल रहा है। हालांकि नेपाल और इंडिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा उनका रिलेशन, देखिए बाउंड्री का जो ये क्लैश होता है ना, ये ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड का पार्ट है, ठीक है, कि हर वर्ल्ड में ये टेरिटरी अपने आप को क्लेम करता है। तो यहाँ पे भी नेपाल अपने आप को यहाँ पे क्लेम कर कि यहाँ से ट्रेड नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारा पार्ट है, हमसे आपने परमिशन लिया नहीं और आप डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाला आया। अभी एससीओ का समिट होने वाला है, एससीओ का, ये इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, अपना तियानजिन में होने वाला, तियानजिन। तो वहीं भी बोल रहे कि आप लोग जो भी है ये एससीओ में जो समिट होने वाला, उससे पहले ये जो क्लैशेस है इसको आप ये रिसॉल्व कर लो, ठीक है। हाँ, इंडिया चाइना थ्रू लिपू लेक अनएक्सेप्टेबल, वही जो प्राइम मिनिस्टर वहां के नेपाली प्राइम मिनिस्टर ये एससीओ में ये भी जाने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज एससीओ में टोटल 19 मेंबर्स रहेंगे, 20 मेंबर्स रहेंगे, जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। नेपाली प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो बोल रहे कि यहाँ से ट्रेड करना तो हमसे तो पूछो, ये उनका ये कहना कि हम यहाँ से ट्रेड करने नहीं देंगे, ये हमारा इंटरनल पार्ट है, ठीक है। अब देख, यूएन डिक्लेयर फैमिन इन द गाजा ब्लेम्स इजराइल फॉर सिस्टमैटिक एंड ऑब्स्ट्रक्शन। अभी देखिए, आपने गाजा का वॉर तो देखा ही होगा, ठीक है। हालांकि हमने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि ये पूरा ये हमने बाउंड्री वगैरह पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये वाला न्यूज, जब जहाँ पे यूएन ने अपना इंटरफेरेंस दिखाया है, यहाँ पे यूएन ने अपना इंटरफेरेंस दिखाया है और यूएन बोल रहा है कि इजराइल ने जो गाजा में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उस वजह से 5 लाख पीपल इन गाजा अफेक्ट हुए हैं इस वजह से, ठीक है। तो वहां बोल रहे हैं कि इजराइल जो यहाँ के जो है, जो गाजा में जो मेंबर्स है, वो बोल रहे हैं कि इजराइल को बोलो कि युद्ध खत्म करे, इजराइल को बोलो कि युद्ध खत्म करे, और जो गाजा में प्रॉब्लम है, जो माल न्यूट्रिशन, हंगर या फिर डिसीज का प्रॉब्लम फैल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा वर्क करे। क्योंकि अभी हाल ही में, मतलब ये 2 दिन पहले ही जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बोला हम गाजा को पूरा कॉन्क्वेस्ट कर लेंगे और पूरा उसको इजराइल में मिला देंगे। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ओपन स्टेटमेंट दिया है। तो वही बोल रहे हैं कि देखिए, उसको ये सब करने के लिए मत बोलिए, ये गाजा के जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही ये है कि यूएन ने बोला कि आपने, मतलब इजराइल को बोला है कि तुमने तो वहां पूरा ये डिस्ट्रक्शन फैला दिया, उसके ऊपर कुछ काम करो, जो सीज है यहाँ ये सीज फायर करो, जो भी तुम अटैक कर रहे हो वगैरह, जो हमला कर रहे हो उसको रोक दो, ये बोला है यूएन ने, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। चाइना कॉल्स फॉर रीजनल कोऑपरेशन अहेड ऑफ एससीओ मीटिंग। देखिए, हमने बताया ना कि चाइना का अभी प्लान क्या है। अभी चाइना एंटी अमेरिकन, हालांकि बोलेगा नहीं, लेकिन इसके जो स्टैंसेस है वो वैसे ही है। क्योंकि देखिए, जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ लगाया, इंडिया पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया, इंडिया पे उसने 50% का टैरिफ लगाया, जबकि चाइना पे 30% का है, वियतनाम पे 20% का है, कि 29% के आसपास है, ठीक है। ये वियतनाम पे, तो इंडिया पे सबसे ज्यादा टैरिफ है। तो ये हो गया ना, एंटी इंडिया स्टैंड तो हो गया। तो चाइना भी इंडिया को बैक कर रहा है कि हम आपको डील देने के लिए तैयार हैं, हमारा मार्केट आपके गुड्स के लिए ओपन है, आप हमारे यहाँ बेच सकते हो। फिर जो रशिया है वो भी बोल रहा है कि जो आपका इंडियन गुड्स है वो ये उसके लिए रशियन मार्केट ओपन है। तो चाइना बेसिकली एंटी अमेरिकन स्टांस तो कर ही रहा है, वो तो मतलब ऑलवेज था। तो यहाँ पे देखिए, तो वही बता रहे हैं कि एससीओ मीटिंग में भी डिस्कस करेंगे कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया उसके ऊपर। इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ regional solidarity amid ambulance international landscape. China's Friday night से prepared host ahead। जो अपने तियानजिन में देखिए, तियानजिन ये रहा तियानजिन, यहाँ पे ये अपना येलो सी है, ये अपना जापान है, ये नॉर्थ कोरिया, ये अपना साउथ कोरिया,
ये इस चाइना से ये ताइवान, ये अपना ये हो गया बॉर्डर। अब यहाँ पे होने वाला एससीओ का समिट, एससीओ का समिट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। अब इसी के ऊपर एससीओ के मेंबर्स पढ़ लेते हैं, एससीओ के टोटल मेंबर्स कितने हैं। देखिए एससीओ के मेंबर्स में पहले आता है सी, पहले इसका नाम जो था ये चाइना +5 था, चाइना +5, चाइना +5, जिसमें जो 5 है ना ये अपने सेंट्रल एशिया के मेंबर आ जाते हैं, सेंट्रल एशिया, इसमें सेंट्रल एशिया के मेंबर आ जाते हैं। अब इसमें देखिए जो भी सेंट्रल एशिया के मेंबर्स हैं का ये अपना कजाकिस्तान आ गया, मैं लिख देता हूँ, कजाकिस्तान आ गया, कजाकिस्तान आ गया, अपना तुर्कमेनिस्तान किसी का मेंबर नहीं है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान आ गया, फिर अपना उज्बेकिस्तान आ गया, उज्बेकिस्तान आ गया, तजिकिस्तान आ गया, तजिकिस्तान आ गया, और क्या किर्गिस्तान आ गया, किर्गिस्तान आ गया, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे रशिया भी आ गया, रशिया भी आ गया। अब 2017 में ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर बन गए थे, ठीक है। अभी 2023 में इसका मेंबर बेलारूस भी बन गया है। तो कितने हुए, 4 5 6 7 8, टोटल 8 मेंबर्स हो चुके हैं इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसमें 8 मेंबर हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये बेसिकली एडिटोरियल है द हिंदू का। द कोर्ट ऑर्डर दैट वाज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, अपेक्स कोर्ट मॉडिफाई हार्श। देखिए यहाँ पे बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था ना कि जो दिल्ली में जो अपने स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके ऊपर दिया था कि स्ट्रीट डॉग्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल रहे, उसकी वजह से बहुत बीमारियाँ वगैरह फैल रही, तो उसके ऊपर बताया गया था कि 3-4 हफ्तों के लिए इन स्ट्रीट डॉग्स को कहीं पे मतलब यहाँ से उठा के कहीं और ले जाए या फिर इनको टोटल ये लॉक कर दे कहीं पे, ठीक है। और इसमें जो भी इन्फेक्टेड थे उनको मतलब ज़्यादा समय के लिए ये उनको बनता कि वो इन्फेक्शन से ठीक ना हो जाए, मतलब ठीक हो जाए तब तक, और या फिर वो ये उनको कली कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें ये था कि जो प्रोटेस्ट हुआ अपना जंतर मंतर के ऊपर जो प्रोटेस्ट हुआ, तो उसी के ऊपर अपेक्स कोर्ट ने कल ही के दिन ऑर्डर दिया है कि जो भी कुत्ते हैं, जो भी डॉग्स हैं, उनको हम रिलीज कर देंगे, ठीक है, 3 हफ्ते। लेकिन रिलीज तब करेंगे जब ये फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, फुल्ली स्टरलाइज हो जाएंगे, स्टरलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तब इनको रिलीज करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर डिटेल एडिटोरियल ये पब्लिश हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो ऑर्डर पास किया, क्या वो सही था, क्या वो जुडिशियल था, ठीक है। तो इसमें ये बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर, तो मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ यहाँ वाला पढ़ेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, यही वाला कुछ जो स्टेप्स है ये अमेरिका में भी चालू हुआ था। वहां पे ये बताते हैं कि जब अमेरिकन का जो एक थिंकर है ये डेविड ट्यूबर ने बताया कि डॉग्स को अगर आप ज्यादा समय के लिए कहीं पे ये बंद कर दोगे, बहुत से डॉग, तो उनके अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा आ जाएगा, एग्रेशन में आपस में फाइट करेंगे, आपस में फाइट करने के बाद जो उनका जो बीमारियां हैं, क्योंकि देखिए अगर वो लोग ट्रीटमेंट या फिर वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो बीमारियां ज्यादा फैलेंगी, और जब उनको रिलीज किया जाएगा बाहर और अगर किसी को बाय मिस्टेक में बाइट करेंगे या फिर जो ये सैनिटेशन वर्कर है जो उनको मतलब देखभाल कर रहे हैं या फिर उनको ये छोड़ने जा रहे हैं, अगर उनको भी काट लेंगे तो रैबिस का और अलग अलग बीमारी फैलने का खतरा ज्यादा हो सकता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है ये अगेंस्ट है, मतलब ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करेगा, उल्टा इसका गलत इंपैक्ट पड़ेगा। गलत इंपैक्ट इन द सेंस कि जब डॉग्स को ओपन में छोड़ा जाएगा 3 हफ्तों बाद, वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के बाद जब छोड़ा जाएगा तो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि 3 हफ्ते तो मतलब क्वारंटाइन में रहेंगे ना, मतलब आज समझ लीजिए इसको क्वारंटाइन ही समझ लीजिए, उनको जो 3 हफ्ते के लिए आप बंद रखोगे किसी में, तो जब बाहर निकलेंगे तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। तो उसी के बारे में डिटेल में क्या है कि ये सब जो प्लान है वो फेल हो चुका है ऑलरेडी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्यों दिया, बस इसी के बाकी ये जो आर्टिकल्स है ना उसी के बारे में मतलब कि आपने WHO क्या बोलता है वगैरह वगैरह, तो इसी के ऊपर है। बाकी मेन आर्टिकल यहीं पे है कि क्या ये इम्पैक्टफुल था, बस इसी के बारे में। तो ये इम्पैक्टफुल नहीं था, बस इसी के बारे में बताया गया इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, रियल मनी गेमिंग फर्म्स वाइंड डाउन ऑपरेशन। देखिए जो रियल मनी गेमिंग जो अपना ड्रीम 11 पोकरबाजी वगैरह हो गया, माई 11 सर्कल वगैरह हो गया,
तो उनको अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट मतलब अपने पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया और प्रेसिडेंट का साइन भी मिल गया। प्रेसिडेंट एसेंट वाज इनेक्टेड इनटू द लॉ ऑन फ्राइडे। कल ही के दिन ये लॉ बन चुका है, प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर दे दिया। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, देयर इज वन स्टेप मोर लेफ्ट, नोटिफिकेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट फॉर्म में इसको मिटी बोलते हैं, ठीक है, मिटी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उनका अभी एक गजट नोटिफिकेशन बाकी है। जब वो नोटिफिकेशन दे देंगे तो ये सबको जो अपना ड्रीम 11 वगैरह हो गया, ये सबको अपना जो बिजनेस है उसको बंद करना पड़ेगा टोटली। और उन लोगों ने बोला रियल मनी गेमिंग फर्म सेड दे वुड वाइंड डाउन, मतलब उन लोगों ने बोला कि ठीक है हम बंद कर देंगे, जब सरकार का निर्णय आएगा तो हम बंद कर देंगे। बस यही कि वो बंद होने वाला, ये लॉ बन चुका है, ठीक है। हालांकि हमने 3-4 दिन पहले ये डिस्कस किया था कि इसमें टोटल 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ का टोटल जो जनता है, 40 करोड़ पीपल है, 45 करोड़ पीपल है, उनका नुकसान हुआ है, ठीक है। आप जो 49 रुपीज लगाते हो, 49 रुपीज लगाते हो हमेशा, 49 रुपीज ये महीने भर के लिए लगाते हो, तो अराउंड वो ये कितना जाता है, तो वही वाला नुकसान ही बता रहा है कि ये नुकसान हुआ है। यंग मीट्स पाकिस्तान चीफ आर्मी मुनीर। मुनीर वही है जिसने एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिया था। ये देखिए, नो पावर इन द वर्ल्ड कैन सेपरेट कश्मीर फ्रॉम पाकिस्तान। यार ऑलरेडी सेपरेट हो चुका है और भी कर देंगे, ठीक है। असीम मुनीर इंडिया नीड थ्रेट फ्रॉम द यूएस बालरूम। जो यूएस का जो फ्लोरिडा वाला एरिया था ना, वहां पे इनका बालरूम, मतलब यूएस नहीं, आप देख रहे हो यूएस कितना एंटी इंडिया स्टांस ले रहा है अभी, देख रहे हो। वहां पे जो फ्लोरिडा में जगह था, वहां पे इसने स्टेटमेंट दिया है कि हम एंटी इंडिया, इंडिया का मतलब इंडिया के ऊपर जो बोला कि इंडिया पे हम भी ये बॉम्ब अटैक कर सकते हैं, हमारे पास भी न्यूक्लियर वगैरह। तो इसने अब इसका बात चल रहा है यहाँ पे काउंटर टेररिज्म को रोकने के लिए, यानी यहाँ पे गया है, ठीक है। इससे बल्कि एंटी टेररिस्ट से आप बात कर रहे हैं कि एंटी टेररिज्म के ऊपर, टेररिस्ट से आप बात कर रहे हैं कि एंटी टेररिज्म, तो ये कैसे चलेगा? देख रहे हो आप ये वाले जो स्टेटमेंट वगैरह दिए गए हैं। अवर स्टैंड इज एब्सोल्युटली कश्मीर वाज पाकिस्तान, क्या जुगलर विन, इट विल बी अवर जुगलर विन, वी विल नॉट फॉरगेट इट, वी विल नॉट लीव अवर कश्मीर ब्रदर इन द हेरोइक स्ट्रगल। क्या है यार ये भी। तो बस यही था कि चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन तो आप जानते हो, इनका पाकिस्तान सीपेक वाला, चाइना इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान के करीब है, ठीक है। तो ये मोस्टली काउंटर टेररिज्म की बात करने जा रहे हैं मुनीर से, असीम मुनीर से, जो कि खुद एक टेररिज्म का काम करता है, ठीक है गाइस। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट न्यूज़पेपर कल आएगा।